आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। और फ्रेंड्स, ये जो अभ्यास के प्रश्न हैं अध्याय 13 विज्ञान, जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने अभ्यास के प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, एक प्रश्न संख्या 1 से लेके यहाँ पर टोटल 18 प्रश्न दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पूरे प्रश्न को एक एक करके इसका उत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा वाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। इसमें इसका क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, 4 तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे ए में दिया हुआ है किसी वस्तु को अवशोषित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। सी, 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें एक सही होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। और डी है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनित्र। क्वेश्चन नंबर 4 है एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। बी, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनक करता है और एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनक करता है। डी है एसी जनित्र में सर्पिल वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, एसी जनित्र में सर्पिल वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, और डी है निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है तथा कौन सा गलत है? इस कथन के सामने अंकित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे बी दिया हुआ है विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। तो ये बात सही है। सी है किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारा बाह्य कुंडली के अंदर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाएं होती है। तो ये सच बात है, इसीलिए सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। तो ये जो कथन है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला हो जाएगा एक प्राकृतिक चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरा हो जाएगा एक धारावाही सीधी चालक के तारों के तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है तथा तीसरा हो जाएगा एक धारावाही परिनालिका के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रश्न संख्या क्वेश्चन है परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है?
क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारा वाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पास पास लिपटे विद्युतरोधी लंबे तांबे की तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। धारावाही परिनालिका का एक सिरा दक्षिणी ध्रुव एवं दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। इसका मतलब है कि परिनालिका के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक होता है तथा सभी जगह एक समान होता है। यहाँ देखिए दिया हुआ इस तरह से इसका आगे का उत्तर दिया हुआ है। इसका यहाँ पे समानांतर रेखाएं दिखाया गया हुआ है। देखिए हाँ, परिनालिका के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की पहचान दिक्सूचक से कर सकते हैं। यदि दिक्सूचक की सुई का उत्तरी ध्रुव परिनालिका की ओर आकर्षित करता है तो यह सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव की पहचान की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कार्यरत बल के लिए व्यंजक F बराबर यहाँ BIL साइन थीटा दिया हुआ है। B बराबर चुंबकीय क्षेत्र, I बराबर धारा की शक्ति, L बराबर यहाँ पे दिया हुआ है चालक की लंबाई और थीटा बराबर धारावाही चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। अतः F का मान जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो अधिकतम होगा, अर्थात चालक चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उस समतल के लंबवत दिशा में होगा जिस समतल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एवं बल एक दूसरे के लंबवत हो। क्वेश्चन है 11, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ये विद्युत मोटर का नामांकित आरेखित चित्र है। इसका सिद्धांत हो जाएगा जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका कार्यविधि है, पहला, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होता है। दूसरा, चुंबकीय आर्मेचर के दोनों सिरों AB एवं CD में धारा की दिशा विपरीत होती है, अतः दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत रहेंगे। इस प्रकार बल युग्म का निर्माण होता है। तीसरा, यह बल युग्म आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न करता है। चौथा है, C1 एवं C2 विभक्त वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं तथा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात इनका संपर्क V1 एवं V2 से क्रमशः होता रहता है, जिसके कारण AB एवं CD भुजाओं में धारा की दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। V1 एवं V2 को कम्यूटेटर या संपर्क ब्रूश कहते हैं। इसकी मदद से C1 एवं C2 विद्युत धारा
आर्मेचर में प्रवाहित होती रहती है। प्रश्न संख्या 12, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कूलर, पंखा, एयर कंडीशनर। पंप में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक, पहला है कुंडली में ढकेला जाता है, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है। तीसरा है कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है। तो पहली स्थिति में जब कुंडली में ढकेला जाता है तो इस स्थिति में कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। आगे है, यदि उत्तरी ध्रुव कुंडली में ढकेलते हैं तो कुंडली में धारा की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। बी है, यदि कुंडली में दक्षिण ध्रुव ढकेलते हैं तो कुंडली में धारा की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। दूसरा है, यदि कुंडली से दक्षिणी ध्रुव चुंबक को बाहर निकालेंगे तो कुंडली में धारा वामावर्ती दिशा में तथा यदि उत्तरी ध्रुव बाहर निकालेंगे तो कुंडली में धारा दक्षिणावर्ती दिशा में उत्पन्न होती है। तीसरा है, इस स्थिति में कुंडली में धारा उत्पन्न नहीं होती है। 14वां है, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी। कारण लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इसका कारण हो जाएगा कुंडली ए में धारा परिवर्तन के कारण ए से होकर गुजरने में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण बी में धारा प्रेरित होती है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। पहला, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल तथा तीसरा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जा सकता है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को निर्देशित करे तो चालक का पकड़ने वाली अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एवं मध्यमा धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा चालक पर आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हस्त के प्रथम 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं अंगूठा चालक में गति की दिशा को दर्शाता है तो चालक में प्रेरित धारा की दिशा मध्यमा द्वारा सूचित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इनमें ब्रूसो का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत जनित्र का सिद्धांत। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। विद्युत जनित्र में आर्मेचर को शक्तिशाली
चुंबकों के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है, जिसके कारण आर्मेचर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसका बनावट है ABCD। आर्मेचर अपने अक्ष के चारों तरफ घूर्णनशील होता है। दूसरा, आर्मेचर की तारों की दो सिराएं धातु के बने वलय S1 एवं S2 से जुड़े होते हैं। ये दोनों वलय स्थिर दो कार्बन ब्रुशों B1 एवं B2 से संपर्क में रहते हैं। चौथा है, दोनों ब्रुशों का संपर्क गैल्वेनोमीटर G से होता है। कार्यविधि एक है, आर्मेचर को यांत्रिक रूप से दो शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है। दो वलय भी घूमते हैं, किंतु दोनों वलय अलग अलग दोनों कार्बन ब्रुशों के संपर्क में रहते हैं। गति के समय जब AB भुजा ऊपर एवं CD नीचे की तरफ रहती है, आर्मेचर में धारा की दिशा A से B एवं C से D होती है। यदि आर्मेचर की भुजा CD ऊपर एवं AB नीचे हो तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से धारा की दिशा D से C एवं B से A की तरफ हो जाती है। इस प्रकार आर्मेचर एवं घूर्णन में धारा की दिशा दो बार परिवर्तित होती है, अतः इस यंत्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। आगे है प्रश्न 17, किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इस घटना को लघु पथन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी विद्युत उपकरण के धात्विक भाग को तार की मदद से पृथ्वी के संपर्क करने वाले तार को भूसंपर्क तार कहते हैं। यह तार जो है सुरक्षा यंत्र के रूप में विद्युत परिपथ में उपयोग में लाया जाता है। यदि किसी भी प्रकार से उपकरण में विद्युत धारा आ जाती है तो यह पृथ्वी को स्थानांतरित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कोई दुर्घटना होने से बच जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। अब आगे के वीडियो में हम लोग अध्याय 14 पढ़ेंगे, जो कि ऊर्जा के स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।